वेलकम अगेन जी। और सब्सक्राइब कीजिएगा बायो फॉर यू को और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि जो नई वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आपको रीजन्स बताए थे नोज़ के, और उन रीजन्स में जो थे, एक रीजन था जी जिसको हम कह रहे थे इट्स द वेस्टिब्यूलर रीजन, और उसके बाद फिर दूसरा जो रीजन था दैट वाज द रेस्पिरेटरी रीजन, और तीसरा जो रीजन था वो कौन सा था जी, ऑल्फैक्टरी रीजन। जो रेस्पिरेटरी पहले आ जाता है वेस्टिबुलर रीजन। जो वेस्टिब्यूल आ जाती है उसके अंदर आपको क्या चीज़ें नज़र आती हैं? उसमें आपको जो सिलिया मौजूद होते हैं, यहाँ पे सिलिया नज़र आते हैं, उसके अंदर हेयर्स आपको नज़र आते हैं, और तीसरी चीज़ म्यूकस, वो तो मौजूद है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। आपको पता है सिलिया और जो म्यूकस है ये तो मौजूद है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर फॉर द रिमूवल ऑफ द डेब्री। जो हमारा कोई, उसमें मैं ये आपको डायग्राम भी ज़रा शो करूँगा, उसमें जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डायग्राम आ जाती है ताकि उसमें भी हमारी जो पिक्चर है इसकी वो भी क्लियर हो जाए। ओके जी, तो यहाँ जो सिलिया आपको नज़र आ रहे हैं, जो हेयर्स और म्यूकस, इनका जो फंक्शंस हैं, सिलिया आपको पता है हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर सेल्स मौजूद हैं। मसलन मैं इसकी अगर डायग्राम यहाँ पे पहले शो कर देता हूँ ताकि वो जो क्लैरिटी है वो हो जाए मज़ीद। अगर हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ऐसे शो करें, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आपको जो नज़र आते हैं सेल्स, ये टॉप पे जो सेल्स आपको नज़र आते हैं दीज आर द सिलिएटेड सेल्स। इसको हम कहते हैं दीज आर द एपिथेलियल सेल्स, और ये जो एपिथेलियल सेल्स आपको नज़र आते हैं इनको हम कहते हैं दीज आर द कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। कौन से सेल्स हैं जी? दीज आर द कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। इन कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स के ऊपर क्या लगे हुए होते हैं? सिलियास लगे हुए होते हैं, और जो हर सेल होगा उस सेल के ऊपर कितने आपको सिलिया नज़र आएंगे जी? तकरीबन 200 से 250 सिलियाज आपको नज़र आएंगे इस सेल के ऊपर। इस सेल के ऊपर आपको बीच में कुछ डिफरेंट सेल्स जो कि म्यूकस प्रोडक्शन वाले सेल्स होते हैं वो भी आपको नज़र आते हैं। ये सेल मैं डिफरेंटली शो कर रहा हूँ, और ये जो सेल है बीच में जो मैंने रेड से शो किया हुआ है ये सेल है जी जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करता है। उसके साथ फर्दर हम एक दो सिलिएटेड सेल्स शो करते हैं। These are again the ciliated cells। जो सेल आपको नज़र आ रहा है बीच में मैंने शो किया हुआ है रेड से, उसको हम क्या कहते हैं जी? दिस रेड वन इज़ द सरफेस म्यूकस सेल, जिसको आप गॉबलेट सेल भी कहते हैं। इट्स अ गॉबलेट सेल, या इसको आप सरफेस म्यूकस सेल भी कहते हैं। ये क्या बनाता है जी? ये म्यूकस बनाता है। और जो एक और सेल भी आपको यहाँ पे नज़र आता है जिसको ग्लैंड होती है बेसिकली, जो कि इससे बिलो मौजूद होता है, जो कि मैं ब्लैक से यहाँ शो करूँगा। टर्मिनेट जाके ऊपर ही करती है लेकिन वो बिलो मौजूद है। इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ नोन एज द सब म्यूकोसल ग्लैंड। सब म्यूकोसल ग्लैंड भी क्या करती है जी? ये भी प्रोड्यूस करती है म्यूकस, लेकिन इसका कनेक्शन होता है किसके साथ? नर्वस सिस्टम के साथ। तो नर्वस सिस्टम में ये जो सब म्यूकोसल जो ग्लैंड होती है इसका कनेक्शन किसके साथ? ब्रेन के साथ। किसके थ्रू होता है? सो दिस इज़ कनेक्टेड विद द ब्रेन थ्रू पैरासिम्पैथेटिक नर्व। पैरासिम्पैथेटिक नर्व। अब जो ये सेल्स आपको नज़र आते हैं म्यूकस प्रोडक्शन वाले सेल्स, फिर आपको सिलियास नज़र आते हैं। म्यूकस प्रोडक्शन वाले सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। म्यूकस फिर आपको लेयर की फॉर्म में इन सेल्स के ऊपर नज़र आता है। अब जो म्यूकस की जो लेयर है उसमें यहाँ इसके ऊपर मैं शो करता हूँ जी म्यूकस की लेयर। ये फॉर एग्जांपल जो मैंने शो किया हुआ है दिस इज़ द म्यूकस लेयर। इस म्यूकस लेयर के दो पोर्शंस हैं। जो ऊपर वाला पोर्शन में थोड़ा सा शो करता हूँ जिसमें मैंने लाइनें शो की हैं, ये वाला जो पोर्शन आपको नज़र आता है ये भी म्यूकस कहा जाता है, और नीचे वाला जो पोर्शन है इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स ये भी म्यूकस की लेयर है। लेकिन जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं जेल लेयर, और नीचे वाला जो पोर्शन है वो सोल है। सोल मीन्स सोल्यूशन, जेल मीन्स जेलेटिनस। इट मीन्स जो म्यूकस की दो लेयर्स हैं, जो जेल वाला पोर्शन है ये थोड़ा सा हार्ड है, और जो नीचे वाला पोर्शन है वो क्या है? वो सॉफ्ट सोल है, सोल्यूशन है। वो इसलिए है कि यहाँ पे सिलिया क्या कर सकें? बीट कर सकें। और सिलिया क्या करता है? सिलिया 1000 to 1500 बीट्स करता है पर मिनट। तो ये बीटिंग है इसकी। सो पर मिनट जो बीट करता है वो क्या कर रहा है जी? वो
1000 to 1500 जो इसकी मूवमेंट है। अब ये जो इसकी मूवमेंट आ जाती है जिसमें कि सीलिया 1000 to 15,000 जो इसकी बीट्स पर मिनट आ जाती है। अब यहाँ जो मूवमेंट इसकी हो रही है उस मूवमेंट में जो इसका सोल पोर्शन है वो इसलिए यहाँ सोल है ताकि सीलिया इजीली बीट कर सकें। ऊपर जेल वाला पोर्शन अगर नीचे भी जेल होता तो फिर सीलिया बीट ना कर सकते, इसलिए फिर नीचे वाला पोर्शन सोल है, ये कंटिन्यूस मूवमेंट के लिए। ऊपर जेल वाला पोर्शन है वो क्या करता है, वो ट्रैप करता है किसको, डस्ट पार्टिकल्स को और बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और फिर सीलिया बीट करता है जिससे जो ट्रैप पार्टिकल्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं, वो मूव करके डिपेंड करता है। अब देखें आप इसमें जो सीलिया और जो सीलिया का फंक्शन अगर हम देखें और म्यूकस का फंक्शन देखें, इन दोनों के फंक्शंस को आप पहले देखें। तो म्यूकस ने क्या किया, म्यूकस ने किए ट्रैप, किसको, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लिया उसने जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनको ट्रैप कर लिया। जब इनको ये ट्रैप करेगा तो उसके बाद फिर सीलिया क्या करता है, सीलिया बीट करेगा। अगर हमारी जो इसकी नेज़ल कैविटी की मैं बात करूं उसमें सीलिया बीट करेगा कहाँ पे, टूवर्ड्स द फेरेंक्स। तो उनको पुश करेगा किसकी तरफ, फेरेंक्स की तरफ बीट करके पुश करेगा। जो जेल वाला पोर्शन है वो ऊपर से मूव करता रहेगा, और जब वो मूव करेगा तो मूव करते हुए क्या होगा, मूव करने में तकरीबन इसकी जो मूवमेंट है वो क्या होती है, तकरीबन 1 जो मिनट है उसमें जो ये मूव करता है म्यूकस वो तकरीबन 1 इंच मूव करता है। तो इट मींस जब ये मूव करेगा 1 मिनट में 1 इंच, तो आगे की तरफ जब ये मूव करके फेरिंक्स की तरफ चला जाएगा तो जो डस्ट पार्टिकल्स या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रैप किए होंगे हमने तो वो फेरिंक्स में चले जाएंगे। तो फेरिंक्स में पहुंचेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि या तो हम इनको ओरल कैविटी से इसको बाहर फेंक दें, और दूसरा जो ऑप्शन है वो कहाँ, ये चला जाए हमारा स्टमक के अंदर, हम उसको स्वेलो कर लें और स्टमक में जाके भी वो जो डस्ट पार्टिकल्स और जो पार्टिकुलेट मैटर जिसको हम कहते हैं जो कि एयर के अंदर मौजूद आ रहे पार्टिकल्स हैं और डस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो स्टमक में चले जाएं, वहाँ HCl उनको किल कर दे, तो इसलिए ये बीट करके चले जाते हैं। बाकी सीलियाज जो मौजूद हैं कि इसमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर वो क्या करते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो सीलियाज हैं वो अप बीट करते हैं, और अप बीट करते हैं तो वो म्यूकस को कहाँ लेके आते हैं, अगेन फेरिंक्स में लेके आते हैं। सो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ऊपर की तरफ सीलिया अबव बीट करते हैं, और फेरिंक्स नेज़ल कैविटी से भी लो बीट करते हैं, डाउनवर्ड बीट करते हैं ताकि उसको मूव करके फेरिंक्स में लेके जाया जा सके। तो इस तरह से सीलिया और म्यूकस क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, हमारे प्रोटेक्शन दे रहे हैं हमें किससे जी, अगेंस्ट द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डस्ट पार्टिकल्स। यहाँ जो बिग डस्ट पार्टिकल्स होते हैं आप अगर देखें तो जो नॉस्ट्रल्स हैं उन नॉस्ट्रल्स के पीछे आपको जो हेयर्स हैं वो नज़र आते हैं, और वो कैसे नज़र आते हैं आपको नेज़ल कैविटी में लगे हुए, कि जो नेज़ल कैविटी है उसमें अगर आप उन हेयर्स को देखें तो वो आपको, ये सेप्टम है, सेप्टम से आपको लगे हुए नज़र आते हैं इस साइड पे, इस तरह से बीच में ऐसे लग रहा होता है जैसे गार्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये जो हेयर्स आपको नज़र आते हैं, ये हेयर्स क्या काम कर रहे होते हैं जी, ये बिगर डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको ट्रैप करते हैं। तो इट मीन्स ये जो अनवांटेड हेयर्स जिनको हम रिमूव कर देते हैं ये भी हमारे लिए क्या है, दीज आर द बेनिफिशियल एंड दीज आर फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। लार्जर डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको ये ट्रैप करते हैं, जो स्मॉलर डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको फिर म्यूकस ट्रैप कर लेता है। फिर जहाँ आगे वेस्टिबुलर रीजन से फिर हम आगे चले जाते हैं तो फिर हमारा कौन सा रीजन स्टार्ट हो जाता है, वो रेस्पिरेटरी रीजन स्टार्ट हो जाता है। एक और चीज़ मैं आपको इसके वाले से बताऊंगा जो कि हमारी रेस्पिरेशन के वाले से, जो कि मज़ीद हमारी जो एयर को फ़िल्टर हो जाती है। जब एयर मूव करती है आगे की तरफ तो आगे की तरफ मज़ीद मूव करते हुए वो कहाँ चली जाती है, वो रेस्पिरेटरी रीजन में चली जाती है। और जब वो रेस्पिरेटरी रीजन में चली जाती है तो वहाँ जाके उस रेस्पिरेटरी रीजन के अंदर वो डिवाइड हो जाती है। रेस्पिरेटरी रीजन में एयर मूव करके गई और आगे जो हमारे बोन्स लगी हुई होती हैं, कोनका जिनको हमने कहा हुआ है, सो जो कोनका बोन्स आ जाती हैं वो क्या करती हैं जी, कोनका क्या करती हैं, वो डिवाइड करती हैं फिर 3। जो ऊपर वाली है उसको हम क्या कहते हैं जी, दिस इज़ द सुपीरियर कोनका, दिस इज़ द मिडल कोनका, और उसके नीचे फिर कौन सी आ जाती है, दिस इज़ द इन्फीरियर कोनका। जब यहाँ से एयर डिवाइड हो जाती है तो एयर डिवाइड होती है किस रीजन के अंदर जाके, रेस्पिरेटरी रीजन के अंदर जाके। जब ये डिवाइड होती है तो डिवाइड होने के बाद इसका जो सरफेस एरिया है यहाँ पे वो क्या हो जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, और सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने से हमारी जो एयर है उसको ज़्यादा जगह मिल जाएगी। तो इसको ज़्यादा जगह मिलने से फ़ायदा क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी रीजन होता है इस रीजन के अंदर इट इज़ हाईली वेस्कुलराइज्ड रीजन।
वेस्कुलराइज्ड मीन्स इट कंटेन्स मैनी ब्लड वेसल्स, और मैनी ब्लड वेसल्स यहाँ होने का फ़ायदा क्या है, जब बहुत सारी ब्लड वेसल्स यहाँ पे होंगी तो ब्लड वेसल्स की वजह से बाहर से जो एयर जा रही है, यहाँ से जो एयर मूव करके अंदर जाएगी, अब गर्मियों में तो नहीं, लेकिन जो मौसम जब ठंडा होता है तो उस मौसम में क्या होगा, ये जो एयर मूव करके जाएगी, और इस जगह के ऊपर मैं यहाँ पे शो कर दूँ कि इस रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, और ब्लड वेसल्स और प्लस म्यूकस भी यहाँ पे मौजूद है, म्यूकस क्लियर भी है। तो जब ब्लड वेसल्स यहाँ पे मौजूद हैं ज़्यादा, तो ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, ब्लड के अंदर से जो हीट है वो शिफ्ट हो जाएगी। किस मौसम में, अगर बाहर कोल्ड है तो एयर जब जाती है, और बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है जी, दिस इज़ कोल्ड आउटसाइड, तो बाहर से जो ठंडी हवा जाएगी वो जब इस रेस्पिरेटरी जो रीजन से गुजरेगी तो ब्लड क्या करेगा, उसके अंदर हीट शिफ्ट कर देगा, और जब हीट शिफ्ट करेगा तो उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, वो टेम्परेचर उसका नॉर्मल हो जाएगा। जब कहाँ से गुजरेगी, तो इस रेस्पिरेटरी रीजन से गुजरेगी तो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर हमारे जाके जो सेल्स हैं उनको आगे डैमेज नहीं करेगा, जो हमारे लंग्स हैं वो ड्राई नहीं होंगे बिकॉज ऑफ दिस रेस्पिरेटरी रीजन। एक और रेस्पिरेटरी रीजन के वाले से आपने बात याद रखनी है कि ये हमें हेल्प करता है इन रेस्पिरेशन, इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन बाय मॉइस्टनिंग एंड मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द एयर। मैंने आपको मेंटेनेंस का तो बता दिया। दूसरी चीज़ यहाँ पे ब्लड जो होगा, म्यूकस जो होगा यहाँ पे, वो क्या करेगा, एयर को मॉइस्ट भी कर देगा, तो मॉइस्टनिंग भी उसकी कर देता है, ह्यूमिडिफिकेशन इसकी कर देता है, और जब ह्यूमिडिफिकेशन हो जाती है और उसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है तो वो आगे जाके डैमेज नहीं करेगा हमारे सेल्स को। सो ये हेल्प कर रहा है हमें रेस्पिरेशन में। तो यहाँ आपने ये बात याद रखनी है, देयर वुड बी नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट दिस एरिया। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस की वजह से इसको रेस्पिरेटरी रीजन नहीं कह रहे, बल्कि ये हमें हेल्प कर रहा है फर्दर डाउनवर्ड्स इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस, दैट इज़ वाई इट इज़ द रेस्पिरेटरी रीजन। देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन दिस रीजन। ये रेस्पिरेटरी रीजन सिर्फ हमें हेल्प करता है, लार्ज सरफेस एरिया बना देता है बिकॉज ऑफ द कौन का, जिसकी वजह से ये जो एयर है वो क्या हो जाती है जी, ह्यूमिडिफिकेशन उसकी हो जाती है, और प्लस उसका एयर की ह्यूमिडिफिकेशन हो जाती है, और प्लस उसके अंदर क्या चीज़ हो जाती है जी, टेम्परेचर उसका मेंटेन हो जाता है। सो मॉइस्टनिंग उसकी हो जाती है। अब यहाँ पे ड्राई एयर, इसीलिए हम जब रूम्स में भी आप देखें ह्यूमिडिफायर यूज़ किए जाते हैं ताकि जो हमारी एयर है वो ड्राई ना हो। ड्राई एयर क्या करती है, इट डैमेजेस, और ड्राई एयर में हम जो रेस्पिरेशन है वो भी नहीं कर सकते, हम इनहेल भी नहीं कर सकते। इसलिए एयर को क्या होना चाहिए, उसके अंदर मॉइस्चर भी होना चाहिए, और अप टू द जो हमारी लंग्स हैं वहाँ तक जो हमारी एयर जाए वो क्या होनी चाहिए, उसकी ह्यूमिडिफिकेशन होनी चाहिए। लास्ट जो रीजन जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो कौन सा रीजन है जी, दैट इज़ द ऑल्फैक्टरी रीजन। ये ह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसेस फिर हम कभी डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं होना चाहिए। जस्ट आप ना याद रखें कि हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाने के लिए इसकी जो लंग्स की प्रोटेक्शन के लिए उसकी ह्यूमिडिफिकेशन की जाती है। ऑल्फैक्टरी जो रीजन आ जाता है, उस ऑल्फैक्टरी रीजन में मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ द थर्ड रीजन। और ऑल्फैक्टरी रीजन में क्या चीज़ मौजूद होती है जी, वहाँ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। यहाँ दो इसके फ़ायदे हैं ऑल्फैक्टरी रीजन के। दो फ़ायदे क्या हैं, एक तो आप देखें जब ऑल्फैक्टरी रीजन में एयर पहुँचती है तो वो एयर जाके थोड़ा सा स्टे करती है उस ऑल्फैक्टरी रीजन, मीन्स वहाँ पे ऑल्फैक्टरी रीजन बना हुआ है जहाँ पे जो एयर जाके स्टे करेगी। अब इस एयर के अंदर आपको पता है हार्मफुल गैसेस भी हो सकती हैं जिनको हम इनहेल करते हैं। तो जब हार्मफुल गैस है वो जाके स्टे करेगी उस रीजन के ऊपर, स्टे करने से उस हार्मफुल गैस के उस जगह पे ऑल्फैक्टरी रीजन में स्टे करने से एक तो ये है कि स्टे करने से बॉडी उसको क्या कर लेगी, डिटेक्ट कर लेगी। जब उसको बॉडी डिटेक्ट करेगी तो डिटेक्शन से अगर हम किसी रीजन में ऐसे मौजूद है जहाँ पे वो गैस मौजूद है तो हम क्या करेंगे, जब वहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगी वो जो पॉइजनस गैस है, वो जो हार्मफुल गैस है, उसकी डिटेक्ट होने की वजह से हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टिव मेजर्स ले लेंगे। जिस रीजन में हम मौजूद हैं हम वी कैन होल्ड अवर रेस्पिरेशन, हम उसको रेस्पिरेशन को होल्ड कर लेंगे वहाँ पे ताकि ज़्यादा इनहेल ना करें। हम वहाँ से अपनी मूवमेंट को फास्ट कर देंगे, या हम कुछ भी प्रोटेक्टिव जो मेजर्स हैं वो हम ले लेंगे, या हम अपने जो नॉस्ट्रल्स हैं उनको कवर कर लेंगे ताकि जो पॉइजनस एयर है वो फर्दर मूव ना कर सके आगे की तरफ। इसलिए यहाँ पे जो ऑल्फैक्टरी रीजन है उसमें एयर क्या हो जाती है जी, वो आपकी फ़िल्टर हो जाती है। पॉइजनस जो गैसेस हैं वो भी डिटेक्ट होकर फिर हम फर्दर इनहेल नहीं कर रहे होते, हम उसके अगेंस्ट को प्रोटेक्टिव मेजर ले रहे होते हैं ताकि ये जो पॉइजनस गैस है जब हमारे लंग्स में पहुंचेगी तो ब्लड में शामिल होकर हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए यहाँ पे ऑल्फैक्टरी रीजन को रखा गया है ताकि यहीं से हम इसको डिटेक्ट कर लें।
फाइनल एक और चीज़ इसमें मैं डिस्कस करूँगा एंड दैट इज़ द टर्बुलेंस। टर्बुलेंस मैकेनिज़्म क्या चीज़ होती है? टर्बुलेंस मैकेनिज़्म ये है कि एयर की जो मूवमेंट हो रही है वो टर्बुलेट करती है अंदर जाके, टर्बुलेंस होती है उसकी। मींस अगर एयर यहाँ से मूव करके सीधी इस पॉइंट से, अगर यहाँ ये पॉइंट 1 आपका इनिशियल आ जाता है, बी पॉइंट ये आपके लंग्स आ जाते हैं, सीधी एयर अगर यहाँ से मूव करे तो इसमें फ़िल्टर होने के चांसेस क्या हैं जी? बहुत कम है। बहुत कम मीन्स के उसको आप ऐसे नहीं क्रॉस मैंने लगा दिया, लेकिन क्रॉस का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन अगर लेट्स से कि सीधे रास्ते से जा रही है विदाउट स्ट्राइकिंग एनीथिंग अराउंड, तो वहाँ उसके फ़िल्टर होने के चांसेस कम है। लेकिन जहाँ पे जो नोज़ से जो एयर मूव करती है वो नॉस्ट्रल से सीधी जाती है टुवर्ड्स द ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी रीजन से फिर आगे क्या करती है? वो अपनी डायरेक्शन बदल लेती है। जब डायरेक्शन बदल लेती है तो वो फिर कॉन्का से मूव करती है, और फिर जब कॉन्का से मूव करती है तो फिर वो फेरिंक्स से डाउनवर्ड्स मूव करती है। अब आप देखें एयर की जो डायरेक्शन है वो सीधी नहीं है, वेस्टिब्यूल के साथ जाके स्ट्राइक करती है, वहाँ से फिर आगे राइट या लेफ़्ट, वो डिपेंड करता है उसमें, आगे मूव कर रही है नेज़ल कैविटीज़ के अंदर, फिर वो डाउनवर्ड जाती है। तो यहाँ से जो एयर जा रही होती है तो यहाँ से इसका जो रास्ता है वो यहाँ से ये बनना चाहिए। इट मीन्स एयर जाके यहाँ स्ट्राइक करती है विद द पार्टिकल्स। तो एयर जब ऑल्फैक्टरी रीजन को स्ट्राइक करती है और इस रीजन को स्ट्राइक करती है तो एयर अपनी डायरेक्शन बदल लेती है, आगे से मुड़ जाती है टुवर्ड्स द कोनका बोन्स, और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सीधे जाके ट्रैप हो जाते हैं किस में? ये जो इर्द गिर्द वाली मेम्ब्रेन लगी हुई होती है। फिर जब यहाँ से ये मूव करके जा रही होती है एयर, वो भी जाके स्ट्राइक किसके साथ करती है? फिर फेरिंक्स के साथ जाके स्ट्राइक करती है, और डस्ट पार्टिकल्स फिर क्या हो जाते हैं, और जो माइक्रो वो ट्रैप हो जाते हैं और एयर अपना रास्ता बदल लेती है। तो एयर मूव करती है इन दिस वे, जिसकी वजह से उसकी जो फर्दर फिल्ट्रेशन है वो पॉसिबल हो जाती है। जो नेज़ल कैविटी की जो सीधी ना होने का, उसके अंदर जो ये कॉन्का बोन्स हैं या इसके जो रीजन्स बने हुए हैं, उनका ये फ़ायदा है कि एयर सीधी स्ट्राइक ना करे, बल्कि एयर मूव करती रहे इस तरह से, और डस्ट पार्टिकल जहाँ जाके स्ट्राइक करे वो ट्रैप हो जाएँ और फिर अपनी डायरेक्शन बदल लें। तो इस तरह से इसकी मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से फर्दर जो एयर है वो फ़िल्टर होकर जाती है हमारे लंग्स तक, ताकि लंग्स हमारे डैमेज ना हो। नेक्स्ट जो आगे पोर्शन फेरेंक्स और लेरिंक्स वाला है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।